गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल MK केमिस्ट्री अड्डा पर। और हम लोगों की यह सीरीज़ MCQ सीरीज चल रही है BSc सेकेंड ईयर के BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ है, जिसमें पेपर का नाम बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग एक यूनिट कवर कर चुके हैं। अब सेकेंड यूनिट हम लोग अब पढ़ेंगे। वो सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करेंगे, और इसमें प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स के बारे में हम लोग समझेंगे, और परीक्षा में पूछे जाने वाले ढेर सारे क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे, और आपको आज के लेक्चर में जो भी प्रोटीन और एमिनो एसिड्स के क्वेश्चन आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। यह एक ही क्लास आपके लिए पर्याप्त होगी, इनफ होगी, जो आपके एग्जाम में आपको एमिनो एसिड और प्रोटीन के ढेर सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन करके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, विथ ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। आप लोग साथ में कमेंट करते हुए चलेंगे, जिससे आपका भी ये लाइव टेस्ट समझ लीजिए कि जिसको आप समझते हुए चलेंगे साथ में, कि आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्यों नहीं होगा, ये इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एमिनो एसिड्स? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो एमिनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एमिनो एसिड्स? तो एमिनो एसिड में क्रियात्मक समूह तो हमें तब पता चलेंगे जब हमें पता होगा कि एमिनो एसिड्स होते क्या हैं। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर फटाफट आप आंसर करेंगे। ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए कि एक OH ग्रुप, एक NH2, NO2, NH2, थर्ड ऑप्शन है NH2, CN, फोर्थ ऑप्शन है NH2, COOH। आप लोग कमेंट भी करेंगे। चलिए, आप एक बार समझ लेते हैं कि एमिनो एसिड्स क्या हैं। अगर आप लोग आंसर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप समझिए, उसको समझते हुए क्लास को चलिए। यह आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही हो जाएगा। ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को आप ज़रूरी नहीं समझें कि लाइव टेस्ट है। आप इस थ्योरी को, क्लास को समझ के आप ले सकते हैं। आप क्वेश्चन एक्सरसाइज उसको समझते हुए चलेंगे। आपके सामने लिखा है एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, नाम से पता चल रहा है। एक एमीन, दूसरा कार्बोक्सिलिक। एमीन माने आप कह सकते हैं NH2 ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक है COOH ग्रुप। जब किसी भी कंपाउंड में NH2 और COOH दोनों प्रेजेंट हैं तो वो आपके हो गए एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड्स जो हैं वो डेरिवेटिव माने जाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैसे एल्किल डेरिवेटिव हैं? जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3COOH, जो कि भली भांति सभी लोग परिचित होंगे। ये आपका एसिटिक एसिड है, और इसके एल्किल पोजीशन से जब आप हाइड्रोजन हटा के NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो ये जब एक H हटेगा तो CH2 बचेगा, बाकी का COOH है। और इस पोजीशन पर NH2 से क्या होगा, इससे H हटेगी, इसके साथ H2 बना के हटेगी, और NH2 इस जगह पे ग्रुप आ जाएगा। कभी कभी किताबों में डायरेक्ट यहाँ पे NH2 ग्रुप लिख देते हैं कि H हटा दिया, NH2 जोड़ दिया आपका। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को आप अल्फा कहते हैं। उससे जुड़ा हुआ परमाणु जो है, ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो आपका क्या है, एमीन। तो इसी को आप क्या कह देंगे, अल्फा एमिनो एसिड। ये ग्रुप हो गया आपका। इस कार्बन को क्या कहोगे आप, अल्फा पोजीशन पर एमीन प्रेजेंट है, और अल्फा पोजीशन पर यानी कि COOH प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप को रेस्पेक्ट मानते हुए अगले कार्बन को अल्फा पे NH2 प्रेजेंट है, तो अल्फा एमिनो एसिड इसका नाम हो गया। तो ये पता चल गया क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है एमिनो एसिड्स में, कि इन्होंने पूछा था कि एमिनो अम्लों में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो नाम से पता चल रहा है एमिनो और एसिड, तो एमीन का NH2 ग्रुप और एसिड का COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत ही एमिनो एसिड का बेसिक क्वेश्चन था, जिससे आप समझ जाएंगे कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं।
अभी तक 25 एमिनो एसिड्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स किसको कहा जाता है। हम लोगों ने समझ लिया कि एमिनो एसिड्स में एमीन और एसिड यानी कि COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यह चीज़ समझ में आई कि अल्फा एमिनो एसिड्स क्या हैं। जब कार्बोक्सिलिक के साथ एमीन जो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो अल्फा एमिनो एसिड उसको कहा जाता है। यह आपका कायरल कार्बन हो गया, या जिस पर COOH प्रेजेंट है इसको आपने अल्फा पोजीशन पर NH2 प्रेजेंट है। अब जो एमिनो एसिड्स की जब हम चर्चा करते हैं, इस एमिनो एसिड्स पर अगर बात करें तो एमिनो एसिड नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। एमिनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, यहाँ आपको तुरंत आप नोट करते हुए चल सकते हैं कि एमिनो एसिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सॉलिड हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं और नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। ये एमिनो एसिड्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर ये कौन सा इनकरेक्ट है इस टाइप में भी पूछा जा सकता है। यहीं पे आपको लगा दें कि वो इनसॉल्युबल होता है और 4 में से वही गलत हो जाएगा और वही पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ एक वर्ड और आता है, एमिनो एसिड्स में एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्वेटाराइन। इसमें क्या है कि आइन जो है एसिड बेस के साथ यहाँ पे क्या है इंटरचेंज कर जाता है। यह वाला एच जब इस पोजीशन पर आएगा तो ये NH3 पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि एसिड और बेस दोनों एक साथ प्रेजेंट है। यह नेचर में कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। आयनिक है तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और आयनिक कंपाउंड्स हायर मॉलिक्यूलर हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को ही, इसी स्पीसीज को जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं इसको आप ज्वेटाराइन कहते हैं। पूछा जाता है कि ज्वेटाराइन क्या है, या इसी को इनर साल्ट कहा जाता है क्योंकि यह उसी के अंदर ही साल्ट बनाता है। यह क्या है, एक डाइपोल आयन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटने वाला है। तो हमें एमिनो एसिड्स के बारे में ढेर सारी जानकारी प्राप्त हुई कि एमिनो एसिड्स में एमीन ग्रुप यानी कि NH2 और उसके साथ कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एमीन और NH2। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। चूँकि इनके एक आयन का एक्सचेंज हो जाता है, H पॉजिटिव यहाँ पे फर्दर प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं, जिससे जो नई स्पीसीज बनती है वो पोलर होती है नेचर में। इनर साल्ट भी उसको कह सकते हैं हम लोग, ज्वेटाराइन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड्स में आप इस लेक्चर को आप थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लेकर भी चलेंगे। इसको आप थ्योरी सेशन समझ लीजिए जिससे कि आपका पूरा एमिनो एसिड्स एक बार में क्लियर हो जाए। तो अल्फा एमिनो एसिड्स में लगभग 20 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो ज्ञात हैं। अभी तक वर्तमान में 25 मैंने अभी बताया आपको कि 25 अल्फा एमिनो एसिड जो लगभग ज्ञात हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। एसेंशियल को कहते हैं अति आवश्यक, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं विच डज नॉट सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी एंड टेकन फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द डाइट, इनका मानव शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है। जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं इनका मानव शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है, यह डाइट में आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल एसिड होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में खुद हो जाता है, तो यह नॉन एसेंशियल एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो 10 ये हैं और 10 आपके एसेंशियल एसिड के कैटेगरी में आएंगे। तो ये आपके 10 कम से कम पॉइंट्स क्लियर होंगे एमिनो एसिड्स के बारे में कि एमिनो एसिड्स क्या हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, कितने एमिनो एसिड्स ज्ञात हैं और कितने प्रकार के होते हैं, यह चीज़ आपको क्लियर हुई। ये इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा पोजीशन पर आपका NH2 प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ। एमिनो अम्ल निम्न की इकाई है, यानी एमिनो एसिड किसकी इकाई है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या आपसे बोला जाए कि प्रोटीन क्या चीज़ है, तब आप कहते हैं पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक को पॉलीमर, किसका,
अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं प्रोटीन। तो अगर ये प्रोटीन अगर बहुलक है तो ये क्या हो गया आपका एकलक, यानी कि ये हो गई आपकी सिंपल यूनिट, सिंपल यूनिट, या इसी आप इसको आप क्या कहते हैं मोनोमर। तो अल्फा एमिनो एसिड्स हो गए मोनोमर और आपका जो प्रोटीन है वो आपका हो गया बहुलक। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा कि एमिनो एसिड्स इज द यूनिट ऑफ, एमिनो एसिड्स जो हैं वो एमिनो एसिड क्या हैं, एमिनो एसिड्स किसकी इकाई हैं, किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन जो है बहुत से एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। तो ये छोटी इकाई किसकी हो गई, छोटी इकाई एमिनो एसिड प्रोटीन की गिनी जाएगी, प्रोटीन का एकलक मोनोमर, और एमिनो एसिड्स का पॉलीमर प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किसके जल अपघटन से आप एमिनो एसिड्स प्राप्त करते हैं, या निम्न के जल अपघटन से एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, किससे, किसके जल अपघटन से एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। अभी आपको बताया कि कई एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन को जब आप तोड़ेंगे तो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स के अंदर वो टूट जाएगी, छोटे छोटे एमिनो एसिड्स के अंदर टूट जाएगी। तब आप क्या कहेंगे कि इसके जल अपघटन पर एमिनो एसिड्स प्राप्त हो, वो क्या है आपका प्रोटीन। तो आप कैसे कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा थ्योरी की भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। रिलेशन ऑफ प्रोटीन विथ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन शरीर में जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं, प्रोटीन जो है डायरेक्ट जल अपघटित होकर हम लिखेंगे एमिनो एसिड्स। इसमें बीच में क्या होता है, प्रोटीन्स के अंदर होती है पॉलीपेप्टाइड्स, वो पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स के अंदर टूटते हैं, और पेप्टाइड लिंकेज जब टूट जाती है तो एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। यानी प्रोटीन शरीर में जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल रुधिर वाहिनियों द्वारा अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं, जहां ये कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, एमिनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं जल अपघटित होकर। तो पहला आपका आंसर यहीं से मिल गया कि प्रोटीन शरीर में जल अपघटित होकर क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड्स। तो हमें ये बात क्लियर हुई कि प्रोटीन का जल अपघटन कराएंगे तो एमिनो एसिड्स मिलेंगे, और कई एमिनो एसिड्स जब मिलाएंगे तो प्रोटीन बनेगी। जब कई एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, उनके अंदर जो लिंकेज होगी उसको आप पेप्टाइड बॉन्डिंग कहेंगे। और जब ये मोनोमर है कई बार मिलेंगे तो पॉलीमर का निर्माण करेंगे, तो उनके बीच में बहुत सारी क्या हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। उसी बहुत सारी जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है उसको आप पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि पेप्टाइड टाइप की बॉन्डिंग होती है। जब वह जल अपघटन पर ब्रेक हो जाती है तो वह एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाती है। क्या काम है इनका, ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये अम्ल रुधिर वाहिनियों द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल इतना पूछा है कि प्रोटीन शरीर में जल अपघटित होकर क्या बनाते हैं, सर एमिनो एसिड्स बनाते हैं। लेकिन ये अम्ल जो है रुधिर वाहिनियों द्वारा अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं, जहां ये कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि शरीर के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर छोटे छोटे सेल्स से और टिश्यूज से मिलकर बना है, तो इसी का निर्माण करते हैं प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। अतः स्पष्ट है कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों के संघनन द्वारा होता है, जिसमें NH2 अणु एक दूसरे के साथ COOH के साथ सहयोग करके H2O अणु का निष्कासन कर देते हैं। तो यहाँ आपका कोई एक ये आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्फा पोजीशन है, इस पर NH2 है। दूसरा इसी तरीके से COOH प्रेजेंट है, इस पर एक एल्किल ग्रुप है NH2। तो NH2 का H और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का COH। इसी तरीके से OH क्या, ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें बड़े बड़े अणु मिलकर किसी छोटे अणु जैसे H2O, CO2, SO2 इस प्रकार के अणु का निष्कासन करते हो, छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन करते हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को आप संघनन की अभिक्रियाएं कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शंस का। उसके बाद कई जब एमिनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग होते हैं और वह निर्माण करते हैं प्रोटीन का। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि प्रोटीन शरीर में जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाती है। एमिनो अम्ल का काम क्या है, एमिनो अम्ल रुधिर वाहिनियों द्वारा अवशोषित होकर विभिन्न अंगों तक पहुंचकर कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करती है।
एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं तो उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। चूंकि एमिनो एसिड्स बहुत सारे मिलते हैं इसलिए पॉलीपेप्टाइड्स होता है और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर मेनली मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स जो हैं वो मुख्यतः बने होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के बने हैं और एमिनो एसिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसलिए प्रोटीन्स के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो। 4 का आप ए आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है कि जब संरचनाएं, जब कई एमिनो एसिड्स मिले होते हैं तो वह पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। इस बात को आपको याद रखना। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है और वह पॉलीपेप्टाइड के अंदर चले जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। क्या? एमिनो एसिड्स, कई एमिनो एसिड्स मिलते हैं उनके अंदर पेप्टाइड होता है, तो वही जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्रोटीन की संरचना के अंदर प्रेजेंट होती है। किस तरीके से कहेंगे पेप्टाइड किसको कहते हैं? एक बार समझ लें कि पेप्टाइड, हमने आपसे शब्द बोला कि पेप्टाइड किसको कहा जाए? पेप्टाइड आपका ये ग्लाइसिन है NH2CH2COOH, यानी कि वही आपको जो पहला कार्बन आपको बताया CH2COOH, ये आपकी एसिटिक एसिड था, उसका आपने एक H हटाकर आपने ऐसे जोड़ दिया, इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज से आप भ्रमित मत होना कि गली में कोई ना कोई यहाँ निकलता रहता है तो उस वजह से उसमें आवाज़ आने लगती है। चलिए, तो ग्लाइसिन को हम लोग समझते हैं कि ग्लाइसिन जो है वो क्या है कि 2 कार्बन का आपके पास एक एमिनो एसिड्स है जिसकी अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपका ग्लाइसिन है। एक दूसरा एग्जाम्पल है जो अगले एक और कार्बन के साथ जुड़ा है, उसका नाम एलानिन है। एलानिन और ग्लाइसिन दोनों जब आपस में मिले, दोनों एमिनो एसिड्स, तो वहाँ से छोटे अणु का निष्कासन किया जो कि H2O वहाँ से निकल गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है। जब ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो यहाँ से बचेगा CO ग्रुप और यहाँ से बचेगा NH। तो सिंगल बॉन्ड से C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से NH, जब यह ग्रुप उपस्थित होता है तो इसी को ही आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। उन्होंने यही पूछा है। तो ये नीचे लिखा हुआ है NHCO लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्टाइड क्या, आप समझ गए कि CONH ग्रुप प्रेजेंट है सर, पेप्टाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और जब कई बार बनी हो तो पॉलीपेप्टाइड उसको आप कह देंगे। यहाँ पे 2 आपके एमिनो एसिड्स मिले हैं तो यहाँ जो पेप्टाइड बना है इसको आप क्या कहेंगे? डाईपेप्टाइड। 2 से मिलकर बना है तो इसको क्या कहेंगे आप? डाईपेप्टाइड। और जब डाईपेप्टाइड बनता है वहाँ पे तो केवल एक जल के अणु का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन। वह कौन सी है जो निम्न में वह एक जो प्रोटीन है? ग्लाइकोजन एक शर्करा है, स्टार्च एक शर्करा है, न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ एसिड है, तो फाइब्रोन जो है, फाइब्रिनोजन करके होता है, तो फाइब्रोन जो है वो एक प्रोटीन है। सभी लोग बिल्कुल आंसर सही करेंगे, 6th A हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। क्या ये प्रोटीन्स जो हैं वो एंटी एसिड्स हैं? क्या प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं? या फिर प्रोटीन्स जो हैं दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, मतलब शरीर के लिए आवश्यक है, वो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, हृदय तक पहुंचते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाते हैं, तो ये सभी प्रकार के कार्य जो हैं वो प्रोटीन के हैं। ये बात सही है कि जो प्रोटीन्स हैं वो विभिन्न प्रकार के, ये सभी प्रकार के फंक्शंस जो हैं वो प्रदर्शित करती है। और आखिरी ऑप्शन है, दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। यह जैव रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नहीं, जैव रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ को आप कहते हैं एंजाइम, उसको प्रोटीन नहीं कहते। तो ये तो कैटालाइज करें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ऐसे कंपाउंड एंजाइम्स होते हैं।
तो यहाँ आपसे पूछा निम्नलिखित में प्रोटीन के लिए सत्य है, तो दे परफॉर्म द ऑल फंक्शंस, ऑल दीज फंक्शंस। वो क्या करते हैं, सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं, वो हैं क्या, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपका एग्जाम्पल सही है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन, आप जानते हैं एंजाइम की उपस्थिति में आप कराइए, आपको जल अपघटन कराना है, और प्रोटीन्स जब जल अपघटित होगी, टूटेगी, तो वह छोटी छोटी इकाइयाँ कौन सी हैं जिसमें कोई प्रोटीन जो है जल अपघटित छोटे छोटे आइंस के रूप में टूट जाती है, छोटे छोटे मोनोमर्स के रूप में टूट जाती है, तो वो क्या है, एमिनो एसिड्स हैं जिनमें जल अपघटित होकर प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होती है, एमिनो एसिड्स में टूट जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है द पिगमेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। जीव जंतुओं में जो प्रोटीन वर्णक है, पिगमेंट क्या होता है, नेचुरल कलर देने वाला, यानी ऐसा पदार्थ जिसका खुद का रंग हो, प्राकृतिक रंग हो। क्लोरोफिल है, हाँ है, लेकिन यह पेड़ पौधों में यानी कि पत्तियों में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल जो है पिगमेंट तो है लेकिन एनिमल्स में नहीं है। इंसुलिन है, नहीं, हार्मोन है। क्रेटिन है, एक प्रोटीन है, बालों में और नाखूनों में पाई जाती है, कलर्ड नहीं है। हीमोग्लोबिन, सर हीम यानी कि आयरन, और ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम की प्रोटीन उसमें उपस्थित है। कैसा कलर आता है, हीम के कारण इसका कलर कैसा है, रेड कलर है। तो यह वो पिगमेंट है जो जीव जंतुओं में प्रोटीन के फॉर्म में उपस्थित रहता है। ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, यह सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट। निम्न में आहार के लिए अति आवश्यक घटक है। शरीर का निर्माण होगा, कोशिकाओं से कोशिकाएं निर्माण करेंगे, टिश्यूज का स्केलेटन बनेगा, शरीर तैयार होगा, उसके लिए आवश्यक है कि सेल्स बने, टिश्यूज बने, और वह बनते हैं प्रोटीन्स से। क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ऑब्वियस सी बात है कि आंसर प्रोटीन सही होगा। तो अपने डाइट में अति आवश्यक अगर कोई चीज़ है तो वह प्रोटीन है, जो पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को अलग अलग वयस्क और बच्चों के हिसाब से लेनी चाहिए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज डाइजेशन। प्रोटीन के पाचन में अंतिम रूप से प्रोटीन जो है पाचन होकर विघटित होकर अंतिम रूप से एमिनो एसिड में टूटकर रह जाता है। वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, और प्रोटीन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितना हमने आपको बताया कि एमिनो एसिड्स और प्रोटीन को, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, इसको नोट करेंगे, आप नोट करने के लिए हम आपको, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते कि अगर आप साथ में नहीं लिखना चाहते हैं, या आप वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के बाद में देखेंगे, तब आप टेलीग्राम चैनल MK केमिस्ट्री अड्डा पर आप चले जाइए, वहाँ आपको यह PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए एमिनो एसिड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विच इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड। वह है जो प्रकाश सक्रिय एमिनो एसिड नहीं है। एलानिन 3 कार्बन का है। ग्लाइसिन, हाँ ग्लाइसिन सबसे छोटा यानी कि पहला आपका ऐसा एमिनो एसिड है। इसको कैसे बनाते हैं, NH2 CH2 COOH। अब यह क्या हुआ, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 सेम ग्रुप हो गए। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, किसी भी प्रकाश को प्रकाश सक्रिय होने के लिए क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट उसके पास 1 कायरल सेंटर होना चाहिए, पजेसेस नो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, नो एनी सिमेट्री। क्या हो, किसी भी पदार्थ को प्रकाश सक्रिय होने के लिए उस पर कम से कम एक कायरल हो, और वह किसी भी प्रकार की सममिति को प्रदर्शित ना करे, तो वह ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जो कि सेम ग्रुप के साथ प्रेजेंट हैं, इसलिए यह ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, और यही आंसर सही हो जाएगा कि वह एमिनो एसिड जो प्रकाश सक्रिय नहीं है।
तो सबसे पहला एमिनो एसिड है जो एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव से बना है, तो जो ग्लाइसिन है वह आंसर सही हो जाएगा। यह आपको 101% आपको नोट करना है। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने लिखा हुआ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। क्या? 4 वो बातें मेरे सामने लिखी हुई हैं एमिनो एसिड्स के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? इन सभी एमिनो एसिड्स में ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अभी पूछा गया, ग्लाइसिन इज ओनली एमिनो एसिड वाइल ऑप्टिकली इनएक्टिव। केवल ग्लाइसिन एक केवल एमिनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सभी एसिड्स में L-सिस्टीन नाम का जो एमिनो एसिड है वो R कॉन्फ़िगरेशन का होता है। प्रोलीन नाम का एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें सेकेंडरी एमीन होती है, बाकी के सभी के साथ प्राइमरी एमीन आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी बात, मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर L एमिनो एसिड्स। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लाइसिन, सभी एमिनो एसिड्स में से ग्लाइसिन एक केवल ऐसा एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। L-सिस्टीन है लेकिन R कॉन्फ़िगरेशन का है। प्रोलीन केवल एक ऐसा एमिनो एसिड है जो सेकेंडरी एमीन रखता है, बाकी के सभी प्राइमरी एमीन रखता है। और मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर L एमिनो एसिड्स। जितने ह्यूमन बॉडी में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से L एमिनो एसिड्स ही प्रेजेंट रहते हैं। यह आपका नोट जो है वो एक नहीं 101% महत्वपूर्ण है। ये 4 बातों में से आपको निश्चित है कि परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में वह जो जल अपघटित होकर अल्फा एमिनो एसिड्स देता है, तो वह क्या है? क्वेश्चन रिपीट है कि प्रोटीन्स जो हैं वो जल अपघटित होकर अल्फा एमिनो एसिड्स के अंदर टूट जाते हैं। इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रोटीन्स जल अपघटित होकर अल्फा एमिनो एसिड्स बनाते हैं। 2 एमिनो एसिड्स आर रिएक्ट टू फॉर्म। 2 एमिनो अम्ल परस्पर क्रिया करके बनाते हैं। 2 एमिनो एसिड्स अगर आपस में मिलें तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक H2O अणु का निष्कासन होगा और वह डाई पेप्टाइड बनाएंगे। दोनों एमिनो एसिड्स इधर उधर प्रेजेंट होंगे जिनके बीच में C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड्स के साथ NH, और एक आपका इधर और एक आपका इधर। ये आपका एमिनो एसिड A1 लिख दिया और एक एमिनो एसिड इधर A2 प्रेजेंट होगा। यह आपका 2 एमिनो एसिड से मिलकर बनेगा, उसको क्या आप कहेंगे? डाई पेप्टाइड कहेंगे। और डाई पेप्टाइड में एक NHCO ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक अणु का निष्कासन होता है, ऐसे आप पहचान पाएंगे। तो देखिए डाई पेप्टाइड बोला है तो डाई पेप्टाइड क्या है? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ग्लाइसिन का, एक एलानिन का ले लिया। NH2CH2 COOH, NH2CH के साथ नीचे CH3 और जोड़ दिया, COOH, एलानिन हो गया। इससे जैसे ही H2O निकाला तो बीच में बचा आपका CONH, इधर आपका एक ग्रुप बचेगा, इधर आपका एक ग्रुप बचेगा। इसी को आप क्या कहेंगे? डाई पेप्टाइड। विशेषता क्या है डाई पेप्टाइड के लिए? डाई पेप्टाइड के अंदर नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन डाई पेप्टाइड। जो एमिनो एसिड्स डाई पेप्टाइड है तो उसमें कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे? 2 एमिनो एसिड। और नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज 1 होगी, एक जल के अणु का निष्कासन होगा। तो डाई पेप्टाइड के बारे में अगर आपसे बात पूछ रहे तो डाई पेप्टाइड के अंदर 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। डाई पेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज होगी, डाई पेप्टाइड में एक जल के अणु का निष्कासन होगा। बात क्लियर हुई सब लोगों को? एक बार कमेंट करिए फटाफट, यस सर लिख दीजिए अगर सब लोगों को समझ में आया। मज़ा आ रहा है आप सभी लोगों को तो फटाफट यस सर कर दीजिए। क्लियर है बात? इस लेक्चर्स के बाद आपको एमिनो एसिड्स का आपको अलग से कहीं रिवीजन नहीं करना है। ये 30 क्वेश्चंस के साथ हम आपको हर एक टॉपिक के साथ टच करते हुए लेकर चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पेप्टाइड लिंकेजेस। पेप्टाइड लिंकेज होती है, अभी आपको बताया था पेप्टाइड लिंकेज क्या है? C डबल बॉन्ड के साथ O के साथ NH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ऑन हीटिंग द प्रोटीन बिकम्स, क्या है? प्रोटीन को गर्म करने पर क्या होता है? सर प्रोटीन को गर्म कर दें तो डीनेचुरेशन हो जाता है, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन हो जाता है। अगर किसी शर्करा का डीनेचुरेशन है
तो डीनेचुरेशन किसको कहेंगे? डीनेचुरेशन चीज़ किसको कहेंगे? डीनेचुरेटेड अगर शर्करा है तो उसके गुण क्या होंगे? विकृत अगर हो जाएगी तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। बायोलॉजिकल जो फंक्शन उसके खुद के होते हैं वो जो डीनेचुरेटेड प्रोटीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्या होता है? डीनेचुरेटेड प्रोटीन के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो होते हैं, टेम्परेचर हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये सभी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये विशेष बात है डीनेचुरेटेड प्रोटीन की कि वो फिर से आप एक्टिविटी वो प्राप्त कर सकती है। जैसे आप उसको ठंडा करेंगे वह नॉर्मल प्रोटीन में फिर से आ जाएगी, तो गर्म करने पर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, तो उसको आप कहेंगे डीनेचुरेशन। और जैसे ही उसको आप जल अपघटित करेंगे या उसको ठंडा करेंगे आप, तो फिर से वो रीगेन कर लेगी अपनी एक्टिविटी को, तो वो उसको रीनेचुरेशन कहेंगे और डीनेचुरेटेड प्रोटीन फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगी। एमिनो एसिड्स इज सॉल्युबल इन, अभी बताया था जब हमने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था, तो एमिनो एसिड्स की विशेषता बताई थी कि एमिनो एसिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, क्या है? वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। तो यहाँ से जब एक एक चीज़ आप क्लियर करते हुए चलेंगे, चूँकि यह डाइपोलर नेचर के होते हैं इसलिए यह वाटर सॉल्युबल, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग द अल्फा एमिनो एसिड्स आर फॉर्म्ड, जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो गर्म करने पर किस में अपघटित हो जाते हैं या किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स को अगर आप गर्म करें तो कैसे परिवर्तित हो जाएंगे? मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ऑप्शन देख लीजिए। कहते हैं अनसैचुरेटेड एसिड के अंदर, या साइक्लिक डाइएमाइड के अंदर, या लैक्टिक के अंदर, या हाइपोरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स आप जानते हैं क्या हैं कि जिस जगह पे आपका COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को आप क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा पोजीशन पर NH2 जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप उसको हीट करते हैं, मान लीजिए मैंने 2 अणु लेकर गर्म कर दिए, तो यहाँ से 2H2O निकलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे CONH एक ग्रुप यहाँ पे और CONH यहाँ पे, यानी कि ये डाईएमाइड है। क्या है? डाईएमाइड। CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, डाईएमाइड है। और कैसा डाईएमाइड है? साइक्लिक डाईएमाइड है। एक H2O निकलेगा, तो इससे आप ऐसे निकाल देंगे, इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, तो ये साइक्लिक डाईएमाइड बनाएगा। जब साइक्लिक डाईएमाइड बनाएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने ऑप्शन दिया है कि सैचुरेटेड एसिड में टूटते हैं, साइक्लिक डाईएमाइड में टूटते हैं, ये लैक्टम में टूटते हैं, या प्यूरिक एसिड में टूटते हैं, तो साइक्लिक डाईएमाइड के अंदर टूट जाता है, साइक्लिक डाईएमाइड। अच्छा, अगर आप बीटा एमिनो एसिड्स लेते हैं तो बीटा एमिनो एसिड में अल्फा पोजीशन का H और बीटा का NH2 मिलकर NH3 निकालता है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। निश्चित है कि यह परीक्षा में पूछा जाएगा अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स और गामा एमिनो एसिड्स कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, यह पूछा जाए। तो अल्फा एमिनो एसिड्स साइक्लिक डाईएमाइड बनाते हैं, बीटा एमिनो एसिड अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं, और गामा या डेल्टा एमिनो एसिड्स जो हैं वो ये साइक्लिक तो बनाते हैं, इनको लैक्टम कहा जाता है। तो गामा ब्यूटेरोलैक्टम, लैक्टम, आप इसको कह सकते हैं कि साइक्लिक एमाइड जो है, एमाइड, इसी को क्या कहते हैं? लैक्टम। क्वेश्चन क्या पूछा है? बीटा एमिनो अम्लों को गर्म करने पर क्या मिलता है? बीटा एमिनो एसिड्स को गर्म करने पर एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड क्या है? अभी बताया था अनसैचुरेटेड एसिड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, यह आपका ग्रुप हो गया, ये अल्फा ये बीटा हो गया। इसी को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल हो गया, एक्रिलिक एसिड इसका नाम है। तो ये साइक्लिक एमाइड हो गए आपके अल्फा के साथ,
एसाइक्लिक हो गए आपके साथ एसिड या अनसैचुरेटेड एसिड इसके साथ। और तीसरा इन्होंने पूछ लिया कि अगर गामा को गर्म कर लिया जाए तो गामा वाले क्या बनाते हैं, लैक्टम। क्या बनाते हैं, लैक्टम। ये तीनों बात क्लियर है। यह ऊपर हमने आपको जो अभिक्रिया बताई है यह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल MK केमिस्ट्री अड्डा को आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा। तब पीडीएफ में आपको यहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। एमिनो एसिड्स ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। एमिनो अम्लों का जैविक महत्व किस एमिनो एसिड्स का है? तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स में अल्फा एमिनो एसिड्स ऐसे हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स जो शरीर में आवश्यक एमिनो एसिड्स में गिने जाते हैं, तो इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। और अल्फा एमिनो एसिड्स जो हैं वो शरीर के अंदर जाकर टिश्यूज और सेल्स का निर्माण करते हैं, जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स गिव द ब्लू कलर विथ। अल्फा एमिनो एसिड्स जो हैं किसके साथ नीला रंग देते हैं? तो ये बात आती है अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ या प्रोटीन्स के टेस्ट की बात। तो वो ब्रैडी रीजेंट है या निनहाइड्रिन है या स्विट्जर रीजेंट है, कौन सा ऐसा है जो इसके साथ नीला रंग देता है? तो आइए टेस्ट पढ़ते हैं। एक टेस्ट है जिसको कहते हैं हम लोग निनहाइड्रिन टेस्ट। इसमें प्रोटीन को निनहाइड्रिन विलयन के साथ उबाल देते हैं तो वो बैंगनी या हल्का जो नीला रंग है वो प्राप्त होता है। यह परीक्षण प्रोटीन में मुक्त एमिनो एसिड्स के कारण आता है। तो उन्होंने क्या पूछा था कि जो नीला रंग देता है, नीला या हल्का बैंगनी या डार्क नीला, ऐसे कह दो, हल्का बैंगनी या डार्क नीला, तो एमिनो एसिड देते हैं। वो टेस्ट कौन सा है? निनहाइड्रिन आपका टेस्ट हो गया, जो कि जिसके साथ बैंगनी रंग का एक कॉम्प्लेक्स या नीले रंग का कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आपको बना हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। प्रोटीन की मुख्य संरचना की विशेषता क्या है? प्रोटीन की मुख्य संरचना की विशेषता है कि वो पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाते, एस्टर या ईथर लिंकेज नहीं बनाते। तो ऑल ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। पेप्टाइड लिंकेज होती है और पॉलीपेप्टाइड्स के साथ जुड़ जाती है, ये प्रोटीन्स की विशेषता है। जब प्रोटीन्स के जब कई एमिनो एसिड्स के मिलते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो एमिनो एसिड्स अगर मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है, या ये कहेंगे एक डाईपेप्टाइड में दो एमिनो एसिड। जब एक डाईपेप्टाइड बनता है तो उसमें एक पेप्टाइड लिंकेज होती है, एक डाईपेप्टाइड बनता है तो एक जलकाणु निकलता है। अगर ट्राईपेप्टाइड की बात करें तो ट्राईपेप्टाइड के अंदर 3 एमिनो एसिड होते हैं, 2 डाईपेप्टाइड की लिंकेज प्रेजेंट होती हैं, 2 पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती हैं और 2 जल के अणु निकलते हैं। तो ये ट्राईपेप्टाइड हो गया, बस आपको एक पढ़ाना है। पॉलीपेप्टाइड के लिए अगर कॉमन कहते हैं कि निकालोगे कैसे, तो जितने भी आपके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं वो पॉलीपेप्टाइड में उतने ही एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। डाईपेप्टाइड में 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट थे, अब n एमिनो एसिड हैं तो उसके साथ n पॉलीपेप्टाइड बनेगी। कितनी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होंगी? उससे एक कम बनेगी, 2 के साथ एक बनती है, n के साथ n-1 बनेगी। कितने जल के अणु निकलेंगे? एक कम निकलेंगे, n-1 के साथ निकलेंगे। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन कौन सी है जो जल में घुलती है? तो जल में घुलनशील या अघुलनशील प्रोटीन के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो भाई प्रोटीन 2 प्रकार की, कौन सी? एक फाइबरस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइबरस प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चर में लीनियर होती है, वाटर में इंसॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज के साथ जुड़ी होती है। केरेटिन या मायोसिन जो है वो प्रोटीन के एग्जाम्पल आपके फाइबरस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। रेशेदार जो प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन आपकी केरेटिन जो बालों नाखूनों में पाई जाती है और जो मसल्स में पाई जाती है वो मायोसिन नाम की प्रोटीन है। केरेटिन और मायोसिन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर में रेशेदार है तो लीनियर होती है, जल में अघुलनशील है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज उसमें प्रेजेंट होती है। अगर ग्लोबुलर अगर प्रोटीन की बात करें तो एक कॉइल्ड शेप होती है इस तरीके की, छल्लेदार, यानी यह 3D स्ट्रक्चर है, वाटर में सॉल्युबल है। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन जो अंडे में पाई जाती है इस टाइप की प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड लिंकेज, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, वान डर वाल फोर्सेस टाइप के फोर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन इन्होंने यहाँ क्या पूछा कि वाटर सॉल्युबल बताइए कि फाइबरस प्रोटीन जल में घुलनशील है, ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील है,
या दोनों ही घुलनशील हैं तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि जो फाइबरस प्रोटीन है वो जल में घुलनशील है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक सेकंड, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सॉल्युबल है। क्या लिखेंगे? जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सॉल्युबल है और फाइबरस जो है वो इनसॉल्युबल है। तो बाकी के आंसर यूं ही कैंसिल हो जाते हैं। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी का इनसॉल्युबल। बात क्लियर हुई सब लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेटराइन स्ट्रक्चर इज फाउंड। ज्वेटराइन की संरचना पाई जाती है। तो ज्वेटराइन क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था। ज्वेटराइन के बारे में समझते हैं कि आपके पास एक एसिड प्रेजेंट है जहां आपका NH2 COOH ये आपका ग्लाइसिन होगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लिया जिसमें पहले पे COOH दूसरे के साथ NH2 प्रेजेंट है, इसको आप एलानिन कह सकते हैं, एलानिन। अब इसमें क्या होता है, एलानिन में जैसे ही बेस के साथ कराते हैं तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इसके द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और यही H जो है इसके पास आ जाता है। तो यही फॉर्म आपका ज्वेटराइन फॉर्म कहलाता है। कौन? जिसमें COOH नेगेटिव के फॉर्म में और NH2 NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, तो इसी को ही ज्वेटराइन कहा जाता है। यह न्यूट्रल फॉर्म में होता है। अब अगर मात्रा H पॉजिटिव की अगर मतलब बेस की ज़्यादा हो, H पॉजिटिव कम हो जाए तो बेसिक फॉर्म बनाएगा, उसको एनाइनिक फॉर्म कहेंगे। किसका? एमिनो एसिड का एनाइनिक फॉर्म, जिसमें हायर pH प्रेजेंट होती है, और वह एमिनो एसिड का फॉर्म जिसमें pH लो होती है, जिसके साथ एसिडिक फॉर्म में COOH प्रेजेंट होता है और ये NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये एसिडिक फॉर्म होता है, इसमें pH लो के फॉर्म में रहती है। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था कि ज्वेटराइन की संरचना पाई जाती है। तो ज्वेटराइन की संरचना एमिनो एसिड्स में पाई जाती है, प्रोटीन्स में नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को आप हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। समविभव बिंदु। परीक्षा में निश्चितन है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु किस चीज़ को कहा जाता है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या चीज़ और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसका होता है। तो वहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ pH एमिनो एसिड कैन बी इन रिटन फॉर्म, कि 3 रूपों में एमिनो एसिड जो है वो लिखा जा सकता है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु क्या है? सम माने समान और विभव माने पोटेंशियल यानी कि चार्ज। जहाँ पे पोटेंशियल या जो चार्ज है वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे, तो उसी को आप क्या कह देंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि जहाँ पे pH बदलता नहीं हो, कम या ज़्यादा नहीं होता हो, उसी चीज़ को आप क्या कह देते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो एक विशेष गुण है किसका? एमिनो एसिड्स का। यानी कि महत्वपूर्ण है, यह चीज़ ऐसी है जो परीक्षा में पूछी जाती। चलिए आगे चलते हैं। द एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड इन स्टैकर सिंथेसिस। स्टैकर सिंथेसिस से किस प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाए जाते हैं? स्टैकर सिंथेसिस क्या है देख लेते हैं। स्टैकर सिंथेसिस की रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है कि आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जिसमें आपने NH2 और HCN से अभिक्रिया करा दी। पहले NH3 से करा दी, फिर HCN से। तो ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया। और साइनाइड ग्रुप का जब आप अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, तो एक कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे COOH प्रेजेंट हुआ, इसके बाद ये अल्फा हो गया, इस पर NH2, अल्फा एल्किल एमिनो एसिड, N एल्किल एमिनो एसिड। तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद करिए आप कि स्टैकर सिंथेसिस जो है वह अल्फा एमिनो एसिड्स बनाने के काम आता है। स्टैकर सिंथेसिस अल्फा एमिनो एसिड्स के बनाने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि उभयधर्मी हैं।
कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर, जहां आप शुरुआत में ही पढ़े थे वहीं आपने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। बहुत सही। 28 लिंक क्या लिखा है? इन द प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स द एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टू द फॉलोइंग टाइप्स। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल किससे जुड़े होते हैं? तो हम ये जान लें कि प्रोटीन की इन्होंने प्राथमिक संरचना की बात कही है, तो प्रोटीन की संरचनाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन की संरचनाएं बेसिकली आपको 4 प्रकार की देखने को मिलेंगी। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। इसमें होता क्या है कि अमीनो एसिड के जुड़ने का तरीका, जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। सेकेंडरी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वह पाउलिंग ने दी थी। इसमें आप 2 तरीके की स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जिसमें आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यह भी पूछा जाता है कि बीटा जो सीट प्लेट या प्लोटेड सीट जो बनती है, बीटा प्लोटेड सीट प्रोटीन की किस स्ट्रक्चर की प्लोटेड सीट होती है? तो सेकेंडरी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वह बीटा प्लोटेड होती है। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब अल्फा हेलिक्स बनती है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से 3 बातें सेकेंडरी स्ट्रक्चर से समझ में आई कि किसने दिया? पाउलिंग ने। 2 प्रकार के सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लोटेड सीट। जो बीटा प्लेटेड सीट बनती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो अल्फा हेलिक्स होती है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टर्सरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह क्या है आपका? वान डेर वाल्स फोर्सेस, डायपोल डायपोल, पीएच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज टर्सरी में प्रेजेंट होती है। क्वाटरनरी टाइप की क्या है? जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्वाटरनरी कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? रिकॉल हो गया आपको? 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कैसे कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पूछा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे जुड़ी होती है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की होती है, बस इतना सा काम है केवल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी का प्रभाव जो है वो क्या रोग दर्शाता है? तो क्वासरकोर नाम का रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। क्वासरकोर के रोग में क्या होता है? क्वासरकोर के रोग में यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि वो कुपोषण का शिकार दिखने लगता है, कि जैसे उसे पर्याप्त मात्रा में उसे जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो आप कुपोषण उसको कह सकते हैं, क्वासरकोर को एक तरीके से। डी सही हो जाएगा आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड टॉक्सिक होते हैं? नहीं, बॉडी में मिलते हैं। फ्लेमेबल हैं? क्या ज्वलनशील होते हैं? नहीं। फ्रेगमेंट क्या गंधक होते हैं? सुगंध देते हैं? नहीं। एग्जिबिट आइसोमेरिज्म? हाँ सर, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर होता है, तो ये RSLD इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन इज डी। चलिए इस तरीके से आपके एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से क्लियर होते हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले और वीडियोस आपको मिल सके, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यह सीरीज जो है वो लगातार आपकी चलती रहेगी, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। और अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।